Hello friends, I am Poonam Agarwal. Welcome to my channel Let's Learn to Excel. If you are watching this channel for the first time, don't forget to subscribe and press the bell icon. Today we will learn a new topic. वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं. So let's learn to Excel. तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्म्स इन जावा, जिसमें हम डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो आज हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स. व्हाट आर आइडेंटिफायर्स इन जावा? आइडेंटिफायर्स मींस यूज्ड फॉर एनी आइडेंटिफिकेशन. इट मींस जब कोई भी चीज जावा में आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है, चाहे वो क्लास का नेम हो, मेथड का नेम हो, वेरिएबल का नेम हो और किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम हो सकता है, वो सभी हमारे आइडेंटिफिकेशंस कहलाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल क्लास एबीसी है, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क्स int x is equals to 10 and y is equals to 20. तो इसमें abc is the class name, main is the name of the main method, string is again the class name, asks are the string variables, x and y are the variable names. तो ये सभी हमारे नेम्स हैं, तो इन सबको ही आइडेंटिफिकेशन कहा जाएगा. तो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जावा में. उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी चीज का आइडेंटिफायर बना सकते हैं. जैसे आइडेंटिफायर्स कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, digits from 0 to 9 and only two special characters can be used like underscore और $sign. इन दो स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा अगर हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आइडेंटिफायर में यूज करते हैं तो वो गलत हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ABC हैश इज इनवैलिड. ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर हैश सिंबल का यूज कर लिया, तो दैट्स व्हाई दिस इज invalid. Now it cannot begin with the digit 0 to 9. कोई भी आइडेंटिफायर 0 से 9 की रेंज के बीच में स्टार्ट नहीं किया जा सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल 45 ABC. सो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो आइडेंटिफायर का नेम है ये 4 से स्टार्ट किया गया है और डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनवैलिड है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर. हमारे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. उन रिजर्व कीवर्ड्स को हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल int public is equals to 10 is invalid because public is the reserved keyword जिसको आइडेंटिफायर में यूज नहीं किया जा सकता. There should not be any space in an identifier. किसी भी आइडेंटिफायर का नेम देते हुए हम उसके बीच में स्पेस का यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल int ab space c is invalid क्योंकि abc के नेम के बीच में स्पेस का यूज किया गया है. दैट्स व्हाई दिस इज इनवैलिड. आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव मींस होता है अपर केस और इन लोअर केस. तो अगर नेम सेम भी है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में x और x सेम नेम है लेकिन उनके केसेस डिफरेंट है, तो ये दोनों ही अलग अलग डिफरेंट आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे. Some examples of valid identifiers are जैसे I, J, ABC, my name आपने बनाया तो my को हमने कैपिटल से स्टार्ट कर दिया M को, तो इट्स ओके. स्टूडेंट 1, टोटल अंडरस्कोर सम, डॉलर से शुरू किया तो डॉलर my एटसेट्रा. तो these are some valid identifiers. तो इस तरह से हम अपने आइडेंटिफायर्स को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. Now the next topic is literals in Java. These are the constant values which assign to the variables and do not change during the execution of the program. जब हम कोडिंग के टाइम पर किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड द लिटरल. वो कांस्टेंट हो जाती है और जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और जितनी बार अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे वो वैल्यूज आपकी सेम रहेंगी. लिटरल्स हमारे कितने तरीके के होते हैं? लिटरल्स बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के होते हैं: इंटीग्रल, फ्लोटिंग, कैरेक्टर लिटरल्स, स्ट्रिंग्स एंड बूलियंस. इंटीग्रल लिटरल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: डेसिमल इंटीजर्स, ऑक्टल इंटीजर्स और हेक्साडेसिमल इंटीजर्स. डेसिमल इंटीजर्स में हमारे सेट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. डेसिमल मींस होता है 10, जिसमें हमारे 10 नंबर्स आ सकते हैं 0 से लेकर 9 के बीच में, जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं. तो कोई भी नेगेटिव नंबर या कोई भी पॉजिटिव नंबर हमारा डेसिमल इंटीजर में आता है. ऑक्टल इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? ऑक्टल मींस होता है 8, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 0 से लेकर 7 नंबर्स के बीच में बनता है. फॉर एग्जाम्पल 045, 0125 एटसेट्रा. हेक्साडेसिमल इंटीजर्स क्या होते हैं?
These are the set of digits from 0 to 9 and A to F. हेक्साडेसिमल मीन्स होता है 16, तो 0 से 9 तक के तो नंबर्स आते हैं। इसके बाद हमारे A to F कैपिटल्स में भी हो सकते हैं और स्मॉल में भी हो सकते हैं। जैसे A का मतलब होता है 10, B is equivalent to 11, C is equivalent to 12 एंड सो ऑन। तो इस तरह से करते हुए हमारे 0 से लेकर 15 तक आते हैं, जिसमें 10 to 15 हमारे A to F से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हेक्साडेसिमल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है? ये 0x से फॉलो होते हैं। 0x स्मॉल x भी हो सकता है और कैपिटल X भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 0x234, दिस इज वैलिड हेक्साडेसिमल इंटीजर, 0 कैपिटल X D एटसेट्रा। D जो है ये हमारा हेक्साडेसिमल हुआ क्योंकि A से लेकर F तक की रेंज आती है, तो इस तरीके से हमारे ये हेक्साडेसिमल इंटीजर्स यूज किए जाते हैं। नाउ दी फ्लोटिंग लिटरल्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग मीन्स होता है जिन नंबर्स के बीच में हमारा डेसिमल आता है या पॉइंट आता है, दैट आर कॉल्ड दी फ्लोटिंग लिटरल्स। दोज नंबर्स व्हिच कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड दी फ्लोटिंग लिटरल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल 234.56 और 0.6789, तो दीज आर दी फ्लोटिंग लिटरल्स क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूडेड है। These numbers can also be shown in the exponential form. Exponential forms होता है e raised to the power. तो e raised to the power के साथ भी इनको शो किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर वाला एग्जाम्पल ही लें, 234.56 can also be written as 23456 e-3. It means एक्सपोनेंशियल पार्ट इसके अंदर है जिसमें की पावर 3 है, तो e-3 मीन्स हो गया 10 raised to the power -3। तो इसको इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं अगर हम एक्सपोनेंशियल के साथ इसको शो करते हैं तो। Now the next is character literals. These are specified as single character enclosed in single quotes. कोई भी कैरेक्टर लिटरल देने के लिए या कांस्टेंट वैल्यू कैरेक्टर के साथ देने के लिए सिंगल कोट्स में दी जाती है और इसमें एक बार में केवल एक ही कैरेक्टर यूज किया जा सकता है। कैरेक्टर्स कैन बी ऑफ एनी डिजिट, अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर, सभी चीजें हमारे कैरेक्टर्स में आती हैं और सिंगल कोट के अंदर हम किसी भी एक कैरेक्टर का यूज करके इसको यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रिंग लिटरल्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट्स। स्ट्रिंग और कैरेक्टर में हमारा यही डिफरेंस होता है कि जो स्ट्रिंग होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। स्ट्रिंग हमारे सिंगल कोट्स में दिए जाते हैं, जब डबल कोट्स में दिए जाते हैं, जबकि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे सिंगल कोट्स में दिए जाते हैं। अगेन these can be the combinations of numbers, alphabets और special characters. For example, डबल कोट्स में हमने लिखा जावा लिटरल्स, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स का हमने यूज किया है और उनको डबल कोट्स में एनक्लोज किया है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द स्ट्रिंग लिटरल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स इन जावा। Variables are the containers to hold the values which can be changed during the execution of the program. Variables, as the name suggests, variables which varies, जो कि वेरी हो जाता हो, जो चेंज हो जाता हो। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये हमारे कंटेनर की तरह से काम करते हैं वैल्यूज को होल्ड करने के लिए। जैसे कि अगर हम देखें इस डायग्राम में, तो ये हमारा रैम हो गया, ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है, जिसके अंदर हमने a नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 10 होल्ड की। तो a is the name of the variable and 10 is the value of this variable. So these are the names given to the memory location. So this is called the variable. Types of variables in Java. Java में मेजरली 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्लास वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स। तो आइए हम इन सबको एक एक करके देखते हैं कि क्या होते हैं ये लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या है? क्रिएटेड एंड डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक ऑफ अ मेथड और कंस्ट्रक्टर। देखिए, जब किसी भी जावा प्रोग्राम में हम कोई क्लास का ब्लॉक बनाते हैं या किसी मेथड का हम ब्लॉक बनाते हैं, तो जो भी वेरिएबल किसी मेथड के ब्लॉक के अंदर यूज किए जाते हैं या कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक के अंदर यूज किए जाते हैं, वो सभी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं। ये उस ब्लॉक से बाहर आने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसको यूज करने का स्कोप केवल उसी मेथड के अंदर रहता है या उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर रहता है। इट मीन्स in that particular method or constructor we can use only those local variables. अब इन लोकल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना जरूरी होता है। इनिशियलाइजेशन मीन्स होता है कि वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कराना, कोई भी वैल्यू स्टोर कराना इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए आइए एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर एक क्लास बनाया है लोकल के नाम से। अब इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया void test। अब इस टेस्ट को हमने डिफाइन कैसे किया है कि यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स का यूज किया है, int a is equals to 10, b is equals to 20 और sum is equals to 0.
सम के अंदर a प्लस बी कर दिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया है। अगर हम यहाँ पर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन के टाइम पर हमें एरर शो करेगा, और हमने इसको प्रिंट करा लिया system.out.println sum। तो ये तीनों वेरिएबल्स a, b और c ये टेस्ट मेथड के ब्लॉक के अंदर इनिशियलाइज किए गए हैं, वहां पर ये डिफाइन किए गए हैं। तो ये तीनों ही वेरिएबल्स केवल इसी टेस्ट मेथड के लिए एग्जीक्यूटेबल होंगे। अगर हम इन तीनों को कहीं बाहर जाकर के, इसके ब्लॉक से बाहर जाकर अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली इट विल शो दी एरर। इसके बाद हमने क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नेम है हमारा लोकल, इसका ऑब्जेक्ट बनाया ob इज इक्वल्स टू न्यू लोकल। ob डॉट टेस्ट करके इस मेथड को कॉल कराया और ये हमारा एग्जीक्यूट कर जाता है और आउटपुट हमें मिलेगा 30 एज 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30, और सम को हमने प्रिंट करा रखा है तो हमें आउटपुट मिलता है 30। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा से देखते हैं, और इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि जो हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाया है, इसमें हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से मेथड को कॉल किया, ob डॉट टेस्ट किया, और ob डॉट टेस्ट करने के बाद system.out.println a कराया। ए तो लेकिन इसका पार्ट था, ए तो हमारे टेस्ट मेथड का पार्ट था, तो ए तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल हो गया, टेस्ट का वेरिएबल हो गया, इसको हम इसकी बाउंड्री से बाहर आकर के यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको रनिंग टाइम पर कंपाइलेशन एरर शो करता है। तो दीज आर दी लोकल वेरिएबल्स जो अपने ही मेथड के अंदर, अपने ही कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक के अंदर यूज किए जा सकते हैं। इनका स्कोप आउटसाइड द मेथड और कंस्ट्रक्टर नहीं होता। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड दी लोकल मेथड्स। Now, what are the instance variables? Declared inside the class but outside the method or constructor. जैसे ही आप कोई क्लास बनाना शुरू करते हैं तो क्लास के जस्ट बाद जिन वेरिएबल्स को दिया जाता है, all variables are called the instance variables. ये किसी मेथड के अंदर नहीं यूज किए, मेथड के अंदर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, और वो मेथड के अंदर आप डिक्लेयर करेंगे तो वो लोकल हो जाएंगे। तो जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो क्लास के अंदर दिए जाते हैं, लेकिन मेथड या कंस्ट्रक्टर के ब्लॉक के बाहर दिए जाते हैं। कैन नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। हम इन वेरिएबल्स के आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। These variables are created if the objects of the class is created. अगर आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी आप इन मेथड्स को इन वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, और ये वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। They have default values like 0 for numbers. इनके अंदर कुछ अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, तो अगर आप ऊपर इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम वहां पर डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं भी देंगे तब भी आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स काम करते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर जो नंबर्स दिए जाते हैं, अगर वो न्यूमेरिक फॉर्म है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, बूलियन के लिए डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। Access specifiers can be mentioned with these variables unlike local variables. Access specifiers होते हैं जैसे आपके public, private, protected, ये यहाँ पर मेंशन किए जा सकते हैं, लेकिन लोकल वेरिएबल्स के अंदर पब्लिक प्राइवेट का कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए लोकल वेरिएबल्स में तो हम यूज नहीं करते एक्सेस स्पेसिफायर्स का, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल्स में यूज किए जाते हैं। इनिशियलाइजेशन इज नॉट कंपलसरी अनलाइक लोकल वेरिएबल्स। तो इनको हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। तो अगर आपको इनिशियलाइज नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं है इनको इनिशियलाइज करने की, ये बिना इनिशियलाइजेशन के भी चल जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल, तो आइए देखते हैं। देखिए आपने क्लास शुरू करी है स्टूडेंट के नाम से, और उसके अंदर दो वेरिएबल्स क्लास के शुरू होते ही दिए, स्ट्रिंग नेम और इंट एज। तो दीज आर दी इंस्टेंस वेरिएबल्स, क्योंकि ये किसी मेथड के अंदर नहीं दिए गए हैं, ये क्लास के अंदर दिए गए हैं। इसके बाद आपने एक मेथड लिया पब्लिक वॉइड इनपुट, नेम इज इक्वल्स टू जॉन और एज इज इक्वल्स टू 15। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल्स है। दूसरी लैंग्वेजेस में इन वेरिएबल्स को ही ग्लोबल वेरिएबल्स कहा जाता है, लेकिन जावा में ग्लोबल ना कह के इन वेरिएबल्स को हम इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज किए जा सकते हैं। अपनी जो भी विद इन द क्लास आपने जो बनाए हैं ये इंस्टेंस वेरिएबल्स, ये हम उस क्लास के अंदर प्रेजेंट किसी भी मेथड के अंदर इनको यूज कर सकते हैं। तो इनपुट के अंदर आपने सीधा सीधा इसको यूज कर लिया, नेम के अंदर आपने जॉन इनिशियलाइज कर दिया और एज के अंदर 15 हमने इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद एक डिस्प्ले मेथड बनाया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, system.out.println the name is name, system.out.println the age is age। इसके बाद हमने एक मेन मेथड बनाया और मेन मेथड के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इस एस की हेल्प से हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कराते हैं और हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका नेम और एज प्रिंट होकर के आ जाएगा, जबकि ये हमारे लोकल वेरिएबल्स नहीं थे, ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स थे। सभी मेथड्स इसको यूज कर रहे हैं, इन वेरिएबल्स को यूज करते हैं। और मेन के अंदर जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया
तो एस डॉट डिस्प्ले करके डिस्प्ले मेथड के अंदर नेम और एज यूज होता है, नेम एज की वैल्यू यहाँ से आती है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या आउटपुट आएगा, जॉन एंड 50। नाउ नेक्स्ट इज क्लास और स्टैटिक वेरिएबल्स। अब हमारे क्लास वेरिएबल्स को ही स्टैटिक वेरिएबल्स भी कहा जाता है। अगर कोई ये पूछे कि क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि बोथ आर सेम। क्लास वेरिएबल्स आल्सो नोन एज द स्टैटिक वेरिएबल्स, also declared inside the class but outside the method or constructor as static variables but with the keyword static। जिस तरह से हम इंस्टेंस वेरिएबल्स को यूज करते हैं उसी तरीके से हम इंस्टेंस वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं और स्टैटिक वेरिएबल्स का भी यूज करते हैं। बस फर्क ये होता है कि वहां पर हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं किया होता, लेकिन यहाँ पर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। There would be only one copy of a static variable per class। देखिए इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनती है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल्स के अंदर हमारी एक क्लास के लिए एक ही मेमोरी के अंदर एक ही कॉपी बनती है। डजंट मैटर हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि हमने उस पर्टिकुलर क्लास के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, हमारी जो मेमोरी के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए कॉपी बनेगी वो एक ही कॉपी बनेगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाते चले जाएं, अगर वैल्यूज चेंज होती हैं तो उसी मेमोरी लोकेशन के लिए पर ही वैल्यूज चेंज होती चली जाएंगी, कोई नई मेमोरी लोकेशन स्टैटिक वेरिएबल के लिए एलोकेट नहीं होगी। डिफॉल्ट वैल्यूज आर सेम एज इन इंस्टेंस वेरिएबल्स, इसके अंदर भी डिफॉल्ट वैल्यूज सेम रहती हैं, जैसे कि नंबर के लिए हमारी 0 होती है और बूलियन के लिए फॉल्स होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नल वैल्यू होती है। वही सिमिलरली बिल्कुल जैसे इंस्टेंस वेरिएबल्स में होता है ऐसे ही स्टैटिक वेरिएबल्स में भी होता है। विजिबिलिटी इज आल्सो सेम एज इन इंस्टेंस वेरिएबल्स। विजिबिलिटी मींस हो गया पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, किस तरह से हम उसको कहाँ पर यूज करना चाहते हैं, लेकिन जनरली हम इसको पब्लिक ही रखते हैं जिससे कि सारे यूजर्स के लिए इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। एक क्लास हमने बनाई क्लास फ्रीक्वेंसी के नाम से, int a is equals to 0 will get memory each time when the instance is created। अब इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ पर हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करा। तो इस एग्जाम्पल में हम कंपैरिजन करेंगे इंस्टेंस वेरिएबल का और स्टैटिक वेरिएबल का। तो int a is equals to 0 ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। Frequency is what? This is the constructor as its name is same as the name of the class। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये भी एक तरह के मेथड ही होते हैं, लेकिन इनका नेम बिल्कुल सेम नेम होता है जैसे कि क्लास का नेम होता है। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, जो इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था a++ और इसको यहाँ प्रिंट ले लिया system.out.println a। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर थ्री ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। फ्रीक्वेंसी f1 is equals to new frequency, frequency f2 is equals to new frequency and frequency f3 is equals to new frequency। अब जैसे ही देखिए हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया f1 तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारा कॉल हो जाएगा और a++ वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और इसमें a में वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो हमारा आउटपुट आएगा 1। जैसे ही हम बाहर आएंगे हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया f2 के लिए दोबारा से हमारा फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसके अंदर फिर से a++ हो रहा है, लेकिन a की वैल्यू अभी भी 0 है क्योंकि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है और system.out.println a अगेन इसकी वैल्यू हमें 1 ही प्रिंट होती है क्योंकि इसने नया मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर लिया जिसमें 0 से वैल्यू बढ़ाकर 1 कर दी। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी f3 किया, फ्रीक्वेंसी f3 इज इक्वल्स टू न्यू फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगेन आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और अगेन a को प्रिंट लिया, तो फिर से ये 0 से वैल्यू बढ़ाकर 1 कर देगा। तो इस केस में हम ये देख सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के एग्जांपल में कि यहाँ पर हमारा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन जनरेट होता है जिसमें हमारे नए सिरे से वैल्यूज स्टोर की जाती है। आइए अब सेम एग्जाम्पल को हम स्टैटिक वेरिएबल के साथ चलाकर देखते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए int a is equals to 0 के आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। अब ये नॉर्मल इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहा, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल बन गया जो एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा, विल गेट मेमोरी ओनली वंस। अगेन कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर a++ कर दिया, system.out.println a किया, राइट। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनके अंदर फिर से हमने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया f1, f2 और f3। अब देखिए जैसे ही हमारा f1 बनेगा वैसे ही हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी a++ और हमारा a जो है a के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई हमारी 1।
अब मेमोरी एलोकेशन एक ही है जिसमें हमारा 1 स्टोर हो गया। जैसे ही हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वैसे ही हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और इस कंस्ट्रक्टर में पहले से जो ऑलरेडी मेमोरी क्रिएटेड है उसमें हमारी 1 वैल्यू स्टोर है, उसी 1 पर ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा और ए की वैल्यू 1 से बढ़ाकर 2 कर देगा। तो सेम मेमोरी लोकेशन पर हमें ए में क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 2। नाउ द थर्ड ऑब्जेक्ट, हमने F3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही हमने F3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हुआ। अब इसमें लास्ट वैल्यू क्या स्टोर हुई थी, 2। ये 2 ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है, a प्लस प्लस की वजह से यहाँ पर वैल्यू 3 हो जाती है और हमें system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में 3 वैल्यू शो होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन हमारी एक है जिसमें फर्स्ट कॉलिंग पर 1 वैल्यू आई, उसे सेम मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू इंक्रीज हुई और 1 से बढ़कर 2 हो गई, और थर्ड चांस पर थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम 2 से वैल्यू बढ़कर 3 हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैटिक वेरिएबल। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।